चल सको तो चलो, वाह वाह। कौन किसके लिए रुकता है, इस दुनिया का कारोबार यूं ही चला करता है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। एक छोटा बच्चा भी आपको, 3 साल का बच्चा भी सिखा सकता है। आप काम करो, पुरस्कार के पीछे मत भागो, वो स्वतः ही आते हैं। मैं दुष्यंत की जन्मभूमि से आई। आदाब दोस्तों, मैं हूं मरगूब रहमानी और आप देख रहे हैं शायरी हाउस इंडिया का खास प्रोग्राम रूबरू। इस प्रोग्राम में आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे बिजनौर की जानी मानी कवित्री और साहित्यकार सुमन चौधरी जी से। सुमन जी, शायरी हाउस इंडिया में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप मूल निवासी कहाँ की हैं और आपने कब से लिखना शुरू किया? मूल निवासी बागपत। बागपत में आपने शायद बड़ौत का नाम सुना हो। वहाँ पे एक गांव है, तो गांव की ही पैदाइश है। पर पापा हमारे जो है सीईओ थे, जॉब में रहे, तो इसलिए पढ़ाई लिखाई सारी लखनऊ से, नहीं चकबंदी अधिकारी थे, और पढ़ाई लिखाई सारी लखनऊ साइड में हुई। तो ट्रांसफर होके वो बिजनौर में आए थे और यहाँ से वो प्रमोशन होके बंदोबस्त अधिकारी के रूप में गए थे मुजफ्फरनगर। तो आपने लिखना कब से शुरू किया? लिखना मैंने हाई स्कूल से डायरी लिखनी शुरू कर दी थी, क्योंकि लिखने पढ़ने का मुझे बचपन से ही शौक था। मेरे ख्याल से सेकंड थर्ड में जब पढ़ना शायद अक्षर जोड़ने सीखे थे, तो तब से ही मेरे हाथ में कॉमिक्स, चंपक, नंदन, ये जो भी बुक होती थी, और इवन जो मुझे पूरे साल पैसे मिलते थे वो जोड़ के हम लोग स्टेशन से सहारनपुर आया करते थे, इधर से जौनपुर लखनऊ से, तो जितने पैसे होते थे इकट्ठे करती थी और किसी स्टेशन पे उतर के उन सब की किताबें ही खरीद लिया करती थी। तो वो पढ़ने का जो शौक था वो धीरे धीरे लेखन में कब बदल गया ये मुझे भी नहीं पता चला। हाई स्कूल से मैंने कहा डायरी लिखनी शुरू कर दी थी, और फिर शादी हो गई तो लिखती तब भी रहती थी बीच बीच में, कभी उसको सहज के नहीं रखा। तो 99 में जब करगिल युद्ध हुआ तो उसमें देखा कि रोज हमारे युवा बच्चे मर रहे हैं, तो मैं थोड़ा लेखक भावुक होता है, तो मैं बैठ के रोती रहती थी। जब मेरे हस्बैंड आते थे डॉक्टर अशोक चौधरी कि क्यों रो रही हो, मैंने कहा देखो कितने यंग यंग बच्चे मर रहे हैं। तो बोले रोने से क्या होगा, कुछ क्रिएटिव करो। तो हमने 3 दिन के अंदर डोर टू डोर घूमकर 1.5 लाख रुपया इकट्ठा करके जून के महीने में इसमें जो सेना के लिए हमने इकट्ठा करके भेजा था। तो तब से लेखनी शुरू हुई, तब से आज तक ये यात्रा अनवरत जारी है। निजी सवाल ये होगा कि फादर आपके चकबंदी सीईओ थे, उस तरह आप बिजनौर आई, फिर डॉक्टर अशोक साहब से किस तरह आपका परिचय हुआ और किस तरह शादी हुई? डॉक्टर साहब के फादर डीसीओ थे। डॉक्टर साहब उस समय हाउस जॉब कर रहे थे, फिर यहीं पे प्रैक्टिस शुरू कर दी। बिजनौर में थे? जी हाँ, वो डीसीओ थे। डॉक्टर साहब के फादर, दोनों के फादर दोस्त थे, तो बस हमारी भी दोस्ती हो गई और फिर शादी हो गई। तो हम अब तो 80 से बिजनौर के ही निवासी हैं, 80-82 से बिजनौर में ही रह रहे हैं, यही हमारी कर्म भूमि है। जैसा आपने बताया कि कारगिल युद्ध के दौरान आपने लिखना शुरू किया, तो क्या पहली कविता भी तभी हुई आपकी या उससे पहले? उससे पहले मैं लिख चुकी थी, डायरी मैंने बना रखी थी। जब कभी मन में कोई भाव उमड़ता था, कभी कुछ सुख दुख होता था, तो वो सब डायरी के हवाले हो जाता था। पर दुर्भाग्यवश कुछ संभाल के नहीं रखा। कोई छोटा सा कागज हाथ में आ गया, कोई भाव आया, उस पर लिख दिया, पर सहेज के नहीं रखा। पहली बुक मेरी 2003 में आई थी, नेता टिकट गिरगिट, व्यंग संग्रह आया था। उसके बाद से लगभग 1 दर्जन अपनी किताबें आ चुकी हैं हर विधा में, व्यंग में, लघु कथा, कहानियां, कविताएं, और 1 दर्जन से अधिक साझा संग्रह। इसके अलावा अखबारों में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उसमें, और आकाशवाणी में, और बाहर भी मैं जाती रहती हूँ, डेनमार्क वगैरह, तो वहाँ पे भी कोशिश करती हूँ कि अगर कुछ गोष्ठियाँ वगैरह हो जाए। आपकी इतनी किताबें आई, ये इतना लंबा सफर आपका किस तरह तय हुआ? क्या लोगों ने इसे जो है सराहा
किस तरह आपको हौसला मिला और इतना लंबा सफर किस तरह तय कर पाई हैं? देखिए, घर, मैं मानती हूँ कि महिलाओं की प्राथमिकता घर ही है। जी बिल्कुल। तो मैंने भी घर को ही प्राथमिकता दी। उसके साथ मैं अनेक सोशल संस्थाओं से भी जुड़ी हूँ। मैं लॉयनेस में भी अध्यक्ष रही हूँ, मैं रोटरी में असिस्टेंट गवर्नर रही हूँ, नगर कल्याण समिति में भी अध्यक्ष रही हूँ, महिला यौन उत्पीड़न समिति, BSNL और औषधि खाद्य, मतलब बहुत सारी संस्थाओं में मैं सक्रिय रूप से शुरू से जुड़ी हुई हूँ और आज भी मैं काम कर रही हूँ। और मैं फैमिली काउंसलर भी हूँ। 2008-9 से मैं परिवार परामर्श केंद्र बिजनौर से जुड़ी हुई हूँ। मैं ये सोचती हूँ, मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा, लेकिन लगभग 1000 बिछड़े हुओं को तो मिला ही दिया होगा। और अभी भी कार्यरत हूँ, अभी भी सब जगह सक्रिय हूँ। उसके साथ ही लेखन चलता रहता है। कभी सोशल वाला पलड़ा भारी हो जाता है, कभी लेखन वाला हो जाता है, तो बैलेंस करना पड़ता है। यात्रा जारी है, निसंदेह इसमें घर वालों का योगदान है। पीसफुल माहौल मिलता है। लेखक काम, आप कोई भी लेखक तभी लेखकीय वर्क कर सकता है, तो वही मेरी भी कोशिश रहती है। आपके जितनी किताबें आ गई हैं, इससे साफ पता चलता है कि आम आदमी ने आपकी कविताओं, आपके लेखन को सराहा है। तो विधिवत रूप से भी आपको कोई अवार्ड या इस तरह विधिवत रूप से किसी ने सराहा हो? हाँ, बहुत सारी संस्थाओं ने अवार्ड दिए। एक बार नेपाल में प्रोग्राम हुआ था, भूटान में हुआ था, नाथ द्वारा उदयपुर में गई थी, और बधाइयों, और मतलब चलता रहता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप काम करो, पुरस्कार के पीछे मत भागो, वो स्वतः ही आते हैं। आप अपना काम करो, और पाठक की प्रतिक्रिया जो होती है, पाठक का स्नेह दुलार, वो सबसे बड़ा पुरस्कार है एक लेखक के लिए, एक कवि के लिए। और वो मुझे भरपूर मिला है। कोई भी पुस्तक आती है, आपने भी कुछ पुस्तकों की समीक्षा लिखी है, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी जो आई थी परदेश के आंगन में, उस पुस्तक में मेरे 21-22 देशों के यात्रा वृतांत हैं। उसके बाद अभी जो लेटेस्ट आई है, मुट्ठी में कैद चंद लम्हे, उसमें 85 लघु स्टोरी हैं। ऐसी बहुत सारी हैं। तो पाठकों का भरपूर प्यार मिला है और वो चाहते हैं और चाव से पढ़ते हैं। दूसरा मेरा मानना है कि मैं बहुत क्लिष्ट जो दुरूह शब्द होते हैं उन्हें कम इस्तेमाल करती हूँ। मैं बोल चाल की भाषा में लिखना चाहती हूँ ताकि दिल की बात दिल तक पहुंचे। लेखक क्या है, मन से जो आपके भाव होते हैं, हाँ, वही आप पिरोते हो। भाव सबके अंदर आते हैं। लेखक होता है उन्हें शब्दों की माला में पिरो देता है, और आम आदमी सोच के रह जाता है। तो मेरा तो मानना है वही लेखन सफल है जो कि दिल से दिल तक पहुंचे, और यही मेरी कोशिश होती है। कभी भी मैं बहुत जो है डिफिकल्ट शब्दावली में नहीं उलझी, सरल और सहज भाषा। आपके पुस्तकों की खासियत ये भी है कि बहुत सरल भाषा का इस्तेमाल आप करती हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि मंच पर आप अक्सर नजर आती हैं, तो मंचों पर क्या बिल्कुल आमने सामने रहता है श्रोताओं का और आपका बिल्कुल जुड़ाव रहता, तो वहाँ क्या प्रतिक्रियाएं आमतौर से महसूस करती हैं? अच्छी होती हैं। एक बार तो हमने और महराज भाई ने जी न्यूज था, उस पे भी, चैनल पे भी करा था। इसके अलावा भी कार्यक्रम तो होते ही रहते हैं। तो लोग बुलाते हैं और अच्छा लगता है पढ़ना भी। और अपनी बात निसंदेह आप लिख रहे हो तो पहले ये स्वांत सुखाय होता है, लेकिन फिर आप चाहते हो कि उससे समाज को दशा और दिशा मिले। जब समाज के लोग सुनते हैं और आपको सराहते हैं तो उससे हमें लिखने के लिए और अधिक प्रेरणा मिलती है, और जो पुरस्कार मिलते हैं वो हमारी जिम्मेदारी को बढ़ाते हैं, है ना, कि हमें और आगे बढ़ना है, अभी और लिखना है। मंजिल तो मेरे ख्याल से लेखक का ऐसा काम होता है कि वो एक मेहनत का मानसिक तौर पे शांति चाहिए होती है, बट वो करता रहता है और चलता रहता है। माँ सरस्वती की कृपा चाहिए। ये तमाम विषयों पर आपने कलम उठाया, कविताएं लिखी, तमाम तरह की किताबें आपने लिखी, तो इसमें आपको कविता पर आपका ज्यादा फोकस रहता है या किताबों की तरफ आपका रुझान? मेरा कविता तो मैंने बाद में लिखनी शुरू करी है।
और पहले मैंने कहानियां और मैंने आलेख बहुत लिखे हैं और मैंने इंटरव्यूज भी बहुत लिए हैं, परिचर्चाएं भी बहुत छापी हैं। और मेरा, चूंकि मैंने कहा मुझे पढ़ने लिखने का शौक रहा है, तो मैंने पहले एमए किया था हिंदी में। मैंने ऑनर्स साइकोलॉजी किया, बट बिजनौर में ट्रांसफर हो गया है तो यहाँ सब्जेक्ट नहीं मिले। मैंने 2008 में पीजी डिप्लोमा मास कॉम किया। उसके बाद में मैंने एमए साइकोलॉजी किया और अभी भी मैं एमए मास कॉम कर रही हूँ सुभारती से, ऑनलाइन कर रही हूँ। तो पता नहीं, पढ़ने की एक भूख है नहीं आप जो शांत नहीं होती, वही लिखवा रही है और वही मुझे आगे पढ़ा रही है। आपके पढ़ने के इसी जज्बे ने आपको इस मकाम तक पहुंचाया है। बिल्कुल। और ये बड़ी बात है कि आप इस उम्र में भी आपकी पढ़ाई जारी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। एक छोटा बच्चा भी आपको, 3 साल का बच्चा भी सिखा सकता है। और जो आदमी अपने आप को कंप्लीट मान लेता है कि मैं कंप्लीट हो गया, मुझे लगता है कि वहीं से उसका पतन भी शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो सीखते रहना चाहिए हमेशा। सुमन जी, आपका पसंदीदा कवि, शायर या लेखक कौन कौन है, बताइए। अगर मैं शायर की बात करूं तो नवाज देवबंदी, वसीम बरेलवी, और यहाँ महराज भी बैठे हुए हैं, ये भी मेरे पसंदीदा शायरों में ही आते हैं। और कविता में मैंने बताया कि रामधारी सिंह दिनकर मुझे बहुत पसंद हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। और अगर उपन्यासकार की बात करूं या कहानियों की बात करूं तो प्रेमचंद कि कुछ कहानियां, जैसे बूढ़ी का की कहानी आप सबने पढ़ी होगी, तो उसमें जो उस जमाने में उन्होंने दिखाया है कि कैसे बड़े बुजुर्गों की उपेक्षा होती थी, वो आज भी है। समसामयिक कहानी होती है। और प्रेमचंद मुझे इसलिए भी शुरू से पसंद रहे हैं कि उनकी आम जन के लिए वो लिखते थे, आम जन की पीड़ा को महसूस करते थे, इसलिए उनकी कहानी जो है आज भी सदियों सदियों चली आ रही है। और अमृता प्रीतम को मैंने बहुत पढ़ा है। वैसे तो मैंने शरद चंद्र, शिवानी, मंटो और बहुत सारे लेखक पढ़े हैं। मतलब पढ़ने की तो भूख कभी शांत नहीं होती। अभी भी अगर कोई बुक्स मुझे मिल जाएं तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी खुराक है मेरी। तो अभी भी मुझे शौक है पढ़ने का। हमारे बिजनौर जिले में भी बहुत सारे लेखक, कवि और शायर हैं। मैं जानना चाहूंगा कि बिजनौर के किन कवियों, शायरों और लेखकों को आप पसंद करती हैं? देखिए, बिजनौर में अजय चौधरी बहुत अच्छा लिख रहे हैं, उनकी कुंडलियाँ बहुत अच्छी होती हैं। और इसके अलावा व्यंग में अगर मैं कहूँ, हास्य कविताएं, तो रमेश राजहंस भी अच्छा कर रहे हैं। और हिंदी जो गज़ल है वो आपके डॉक्टर अनिल चौधरी, और आपके पिता के ऊपर कुछ कविताएं, कुछ गज़लें डॉक्टर दिग्विजय चौधरी की भी बहुत अच्छी हैं। तो ये एक अद्भुत कॉम्बिनेशन है कि चिकित्सा के साथ साहित्य भी साथ साथ चल रहा है। और नई उसमें जो है ये राशि अग्रवाल एक लड़की है, ये भी अच्छा कर रही है, अच्छा लिख रही है। बिजनौर में मैं बात करूं तो और भी कई लोग लिख रहे हैं। सविता मिश्रा जी हैं, बट वो कहीं पब्लिकली नहीं आती हैं। तो नए में तो काफ़ी लोग आ रहे हैं। दीप अनम है, उसे घर गृहस्थी की उसकी परेशानी थी तो वो आगे नहीं बढ़ पाई। नहीं, मतलब उसको जो एक मुकाम मिलना चाहिए किसी भी लेखक को या कवियत्री को, कवि को घर के अच्छा माहौल चाहिए, तभी वो कुछ आगे बढ़ सकता है। बिजनौर दुष्यंत कुमार जी की धरती है जी। तो मैं जानना चाहूंगा कि इस मौके पर आप दुष्यंत जी के बारे में 2 शब्द कहें। दुष्यंत जी तो एक यहाँ की बहुत मशहूर हस्ती रहे हैं। और मुझे एक वाकया याद आता है कि 2018 की बात है, लिटरेरी प्रोग्राम था। मेरी भोपाल से ही एक पुस्तक मेट्रो सिटी का फसाना करके काव्य संग्रह था, वो प्रकाशित हुई थी, उसका विमोचन था और वहाँ पे एक सम्मान समारोह भी था। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गई तो उन्होंने कहा आप कहाँ से आए हो? तो मैंने कहा बिजनौर से आई हूँ मैं। तो वो कुछ नहीं समझे। मैंने कहा मैं दुष्यंत की जन्मभूमि से आई हूँ। अरे वाह वाह।
तो उसके बाद में वहाँ पे जो मुझे एक वेलकम मिला, उससे मन जो है प्रसन्न हो गया। तो आज भी हम बिजनौर की भूमि एक साहित्यिक दृष्टि से बहुत उर्वरा भूमि है। यहाँ पे एक से एक बढ़ के नायाब हीरे हैं। बिल्कुल। आप भी खुद भी बहुत अच्छा लिखते हैं, आपकी भी मैंने बहुत सारी जो है नज्म पढ़ी है, और आप लोगों को देख देख के ही मैं कहूँगी कि गज़ल में मात्रा वगैरह का थोड़ा रहता है, पर नज्म मुझे पसंद है और मैं लिखती भी हूँ, अच्छा लगता है। उर्दू और हिंदी तो दोनों ऐसे मिल गए हैं ना कि दोनों पता ही नहीं लगता कि हम उर्दू यूज कर रहे हैं, हिंदी यूज कर रहे हैं। बहुत मीठी जुबान है, तो वो उर्दू के शब्द तो मैं भी बहुत यूज करती हूँ, और बहुत अच्छे यहाँ के कवि और शायर काम कर रहे हैं। निसंदेह बिजनौर की जो है आवाज बहुत दूर तक पहुंच रही है, जो कि पहुंचनी चाहिए। मैडम, मैं चाहूंगा कि आप अपनी कोई एक पसंदीदा कविता हमारे दर्शकों को सुनाएं जी, तो अच्छा लगेगा। चलिए। महिला सशक्तिकरण का जमाना चल रहा है, बिल्कुल। और होना भी चाहिए। अखबारों में यदा कदा बच्चियों के साथ दुर्घटनाएं होती ही रहती हैं, तो उसी को लेके मैंने एक कविता लिखी थी, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी और अपने दर्शकों को सुनाना चाहूंगी। इसका शीर्षक है, क्या तुम नहीं जानती। सुनो पांचाली, तुम क्यों कृष्ण का इंतजार कर रही हो। क्या तुम नहीं जानती, यह द्वापर नहीं कलयुग है। वाह वाह। अब कृष्ण नहीं आएंगे, वैसे आज भी दरबार सजा है, वैसे आज भी दरबार सजा है, और धर्मराज भी सिंहासन पर विराजमान है। वाह वाह वाह। पर क्या तुम नहीं जानती, युग बदला है चरित्र नहीं। पर क्या तुम नहीं जानती, युग बदला है चरित्र नहीं। तुम हो कि अब भी सत्य और धर्म की गुहार लगा रही हो। तुम हो कि अब भी सत्य और धर्म की गुहार लगा रही हो। क्या तुम नहीं जानती, अब दुर्योधन और दुशासन महलों से बाहर भी चीरहरण करने लगे हैं। पर कोई कृष्ण नहीं आता, पर कोई कृष्ण नहीं आता। उठो, अब तुम्हें स्वयं ही सबल होना होगा। आदि शक्ति बनकर महिषासुर का दलन करना होगा। क्यों किसी के इंतजार में आंसू बहा रही हो, क्यों किसी के इंतजार में आंसू बहा रही हो। सुनो पांचाली, तुम क्यों कृष्ण का इंतजार कर रही हो। अच्छा, अंत में मैडम, नए लिखने वालों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे। देखिए, पढ़ने की आदत कम होती जा रही है। मेरा ये मानना है कि जो पढ़ेगा वो बहुत अच्छा लिखेगा, और आप कम लिखो लेकिन आप मौलिक लिखो। आजकल जब से गूगल आया है, लिखने वालों की बाढ़ सी आ गई है, लेकिन मौलिक चीज पढ़ने में समझ में आती है कि ये मौलिक है। कम लिखो लेकिन बेहतरीन लिखो, और जो है उसमें एक सार्थक संदेश हो, समाज को आप संदेश दे सको, ये एक बहुत अच्छी है। लेकिन लिखोगे तभी जब पढ़ोगे अच्छे से। खूब लेखक को पढ़ो, उससे आपकी शब्दावली भी बढ़ती है और एक लिखने का तरीका भी मालूम होता है, और अपने आप संशोधन भी आप कर सकते हो। मेरा पर्सनल ये मानना है, किसी पे कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन लिखने के लिए पढ़ना जरूरी है, मेरा मानना है। शायरी हाउस इंडिया के खास प्रोग्राम में आप सुन रहे थे सुमन चौधरी जी को। आपको उनका ये इंटरव्यू कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।